हैकर्स ने बांग्लादेश के नेशनल बैंक से $1 अरब चोरी करने के लिए ऐसा मुकम्मल मंसूबा बनाया था कि अब दुनिया का सबसे मजबूत सिक्योरिटी सिस्टम भी उन्हें नहीं रोक सकता था। उन्होंने 1 साल तक एक इनविजिबल मिलवेयर के जरिए नेटवर्क की जासूसी करवाई। उन्होंने दुनिया के 3 मुख्तलिफ टाइम जोन्स और नेशनल हॉलीडेज को अपने हक में इस्तेमाल किया। लेकिन जिन्होंने इतनी बारीकी से प्लान बनाया, उन्होंने एक इतनी छोटी गलती कर दी जो शायद दूसरी क्लास का बच्चा भी ना करता। सिर्फ एक स्पेलिंग मिस्टेक ने अरबों डॉलर के ख्वाब को तबाह कर दिया। खुश आमदीद है आपका दोबारा डिकोड रियलिटी में। व्यूअर्स, जनवरी 2015 में बांग्लादेश के नेशनल बैंक के सर्वर पर एक ईमेल मौसूल होती है। एक जिंक फाइल के साथ ये एक फिशिंग ईमेल थी जिसमें एक जॉब एप्लीकेंट की सीवी शामिल थी। बैंक के 3 मुलाजमीन ने न सिर्फ ईमेल खोली बल्कि इस सीवी को डाउनलोड भी कर लिया, बगैर ये जाने कि उनका ये अमल बांग्लादेश की तारीख की सबसे बड़ी डकैती की वजह बनने वाला है। हुआ ये कि इस जिंक फाइल में मौजूद वायरस ने 3 में से एक कंप्यूटर में बैकडोर खोल दिया। इस ईमेल को भेजने वाले हैकर्स का निशाना बिल्कुल दुरुस्त था और उन्होंने मुतासरा कंप्यूटर पर मिलवेयर एक्टिवेट कर दिया। ये कोई आम कंप्यूटर वायरस नहीं था बल्कि इसके 3 हिस्से थे। पहला हिस्सा बैंक के प्राइवेट नेटवर्क में एक खला छोड़ देता था, यानी चोर के लिए दरवाजा खोल देता था। दूसरा हिस्सा ये यकीनी बनाता था कि इस दरवाजे से बाहर जाने वाली किसी भी मालूमात का किसी को पता ना चल सके, यानी एक इनक्रिप्टेड चैनल। और तीसरा हिस्सा सबसे ज्यादा खतरनाक था। ये वायरस मुसलसल बैंक के नेटवर्क को स्कैन करता रहा और हर सरगर्मी को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। कौन क्या कर रहा है, पैसे कैसे ट्रांसफर होते हैं, कौन से कंप्यूटर छठी वाले दिन ऑन रहते हैं वगैरह। अगले 1 साल तक हैकर्स ने बांग्लादेश नेशनल बैंक के नेटवर्क के बारे में इतना कुछ सीख लिया बगैर किसी को पता चले, जो शायद वहां के मुलाजमीन को भी मालूम ना हो। इस 1 साल के दौरान उन्होंने ये भी सीख लिया कि बांग्लादेश नेशनल बैंक का फॉरेन करेंसी रिजर्व अकाउंट न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व सिस्टम में मौजूद है। फेडरल रिजर्व सिस्टम अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, जिसे मुख्तसरा फेड भी कहा जाता है। दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक अपनी फॉरेन करेंसी यानी डॉलर्स अमेरिका के फेडरल रिजर्व सिस्टम में रखते हैं। ये भी एक तरह का बैंक है। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुफ्त तेल दरामद करना चाहता है तो वो अपने अकाउंट से दूसरे मुल्क के फेड अकाउंट में न्यूयॉर्क फेड के जरिए पैसे भेजता है। हैकर्स को मालूम हो गया था कि बांग्लादेश के अरबों डॉलर फेड में मौजूद है, लेकिन यहां से पैसे ट्रांसफर करने के लिए दुनिया भर के बैंक एक खास सिस्टम इस्तेमाल करते हैं जिसे स्विफ्ट कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल बैंक ट्रांसफर सिस्टम है। आप इसे एक तरह का व्हाट्सएप समझ सकते हैं, लेकिन ये आम लोगों के लिए नहीं बल्कि सिर्फ ममालिक के नेशनल बैंक्स के लिए होता है, जिसकी मदद से रोजाना अरबों डॉलर एक मुल्क से दूसरे मुल्क भेजे जाते हैं। अब हैकर्स को मालूम हो गया था कि अगर वो $1 अरब यानी $100 अरब न्यूयॉर्क फेड से चोरी करना चाहते हैं तो उन्हें इस स्विफ्ट सॉफ्टवेयर तक पहुंचना होगा। बांग्लादेश बैंक के नेटवर्क में दाखिल होने के बाद हैकर्स का अगला मिशन वो कंप्यूटर तलाश करना था जिससे स्विफ्ट सॉफ्टवेयर चलाया जाता है, ताकि वो इस कंप्यूटर को कंट्रोल करके न्यूयॉर्क अकाउंट से पैसे निकाल सके। लेकिन हैकर्स ने सिर्फ बांग्लादेश बैंक का नेटवर्क हैक किया था, न कि न्यूयॉर्क फेड का स्विफ्ट सिस्टम। स्विफ्ट एक बहुत महफूज सिस्टम है क्योंकि ये दुनिया की सबसे हसास अदायगियों को हैंडल करता है। लेकिन हर कंप्यूटर सिस्टम की तरह इसमें भी एक कमजोरी थी और वो थी इंसानी गलती। आखिरकार हैकर्स को वो कंप्यूटर मिल गया जिससे बांग्लादेश बैंक के नेटवर्क पर स्विफ्ट ट्रांसफर्स की इजाजत दी जाती थी। बराह रास्त स्विफ्ट सिस्टम को हैक करने के बजाय उन्होंने उन कंप्यूटर्स पर नजर रखना शुरू कर दी। हैकर्स ने महीनों तक मॉनिटर किया कि बैंक के मुलाजमीन कैसे इस सिस्टम में लॉग इन होते हैं, ऑर्डर्स टाइप करते हैं और उन्हें वेरीफाई करते हैं। अब हैकर्स सीख चुके थे कि खुद को बैंक मुलाजमीन के तौर पर कैसे जाहिर करना है। लेकिन सिस्टम चिल्लाना काफी नहीं था, असल काम अपने निशानात मिटाना था ताकि वाकये के बाद पकड़े ना जाए। इसके लिए उन्होंने बैंक के पुराने ट्रांसफर रिकॉर्ड्स का गहराई से मुताला शुरू किया। उन्होंने देखा कि बैंक आम तौर पर बड़े ट्रांजैक्शंस कैसे करता है, कब किए जाते हैं, उनको भेजे जाते हैं और उनके साथ किया तफसीलात लिखी जाती है। उन्होंने ये तमाम चीजें समझ लें ताकि जब वो दुनिया का सबसे बड़ा फराड करें तो सिस्टम इसे रोजमर्रा का आम ट्रांसफर समझे। अब उनके पास कंप्यूटर का कंट्रोल था
और एक मजबूत मंसूबा भी, लेकिन यहाँ उन्होंने एक और होशियारी दिखाई। उन्होंने सोचा कि अगर वो एक ही बार में 1 अरब ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे तो शायद कहीं खतरे की घंटी बज जाए, क्योंकि इतनी बड़ी रकम के लिए इजाफी इजाजत तलब की जा सकती है। इसलिए हैकर्स ने फैसला किया कि इस बड़ी चोरी को छोटे हिस्सों में तकसीम किया जाए। चोरी से तकरीबन 1 साल पहले मई 2015 में फिलिपाइन के दारुल हुकूमत मनीला में बैंक में 5 अकाउंट्स खोले गए। हर अकाउंट में सिर्फ $500 जमा करवाए गए और फिर ये अकाउंट्स 1 साल तक खामोश रहे। मुझे सही तादाद का इल्म नहीं, लेकिन फिलिपाइन में 5 और श्रीलंका में 1 अकाउंट खोला गया और ये सब जाली नामों पर थे। फरवरी 2016 तक हैकर्स ने सब कुछ सीट कर लिया था। उनके पास हर चीज तक रसाई थी जिसके जरिए ये वाकया अंजाम देना था। 4 फरवरी 2016 जुमेरात का दिन था। रात को जब बैंक के मुलाजिमीन घर जा चुके थे, हैकर्स आखिरी बार बांग्लादेश बैंक के नेटवर्क में दाखिल हुए। उन्होंने न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व बैंक में बांग्लादेश बैंक के अकाउंट तक रसाई हासिल की और एक के बाद एक कल 36 ट्रांसफर रिक्वेस्ट्स भेज दें। इन तमाम ट्रांजैक्शंस की मजमूई रकम $951 मिलियन थी, जो 1 अरब से थोड़ी कम थी। अगर इस पूरे मंसूबे में कोई मास्टर स्ट्रोक था तो वो इस डकैती का टाइमिंग था। हैकर्स ने न सिर्फ लॉन्ग वीकेंड का फायदा उठाया बल्कि दुनिया के 3 मुख्तलिफ टाइम जोन्स को भी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया। बांग्लादेश जहां डकैती हो रही थी, न्यूयॉर्क जहां असल पैसा मौजूद था और फिलिपाइन जहां पैसा जाना था। इन तीनों जगहों का वक्त मुख्तलिफ था और हैकर्स ने इस फर्क का भरपूर फायदा उठाया। अब जुमेरात की रात बांग्लादेश में वीकेंड शुरू हो चुका था, क्योंकि जुमा को छुट्टी होती है। बैंक बंद थे और कोई मशकूक सरगर्मी मौजूद नहीं थी। लेकिन इसी वक्त न्यूयॉर्क में जुमा की सुबह थी, यानी जब बांग्लादेश सो रहा था तो न्यूयॉर्क फेड के मुलाजिमीन काम पर आ रहे थे और उनके लिए ये ट्रांसफर्स प्रोसेस करना आम बात थी। जुमेरात की रात से लेकर न्यूयॉर्क के पूरे जुमा तक हैकर्स के पास खुला मैदान था। लेकिन उन्होंने एक और जबरदस्त चाल चली। अगला पीर यानी 8 फरवरी फिलिपाइन में चाइनीज न्यू ईयर की छठी थी। इसका मतलब ये था कि अगर पीर को फिलिपाइन के बैंक को अकाउंट्स लॉक करने की कोई दरखास्त भेजी भी जाए तो वो मंगल को ही देखी जाएगी, जब वो अपना स्विफ्ट सिस्टम खोलेंगे। यानी हैकर्स के पास जुमा से पीर तक 4 दिन थे। 3 ममालिक, 3 टाइम जोन्स और 4 दिन की खामोशी। ये दुनिया की तारीख की सबसे हिसाब शुदा डकैती थी। हिसाब किताब तो बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन जल्दबाजी का किया। न्यूयॉर्क में जुमा की सुबह थी और फेड को एक के बाद एक स्विफ्ट रिक्वेस्ट्स मिल रही थी जो बिल्कुल हकीकी लग रही थी। फेड ने इन ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करना शुरू कर दिया। लाखों उधर लाखों इधर, पैसा पानी की तरह हैकर्स के मुख्तलिफ अकाउंट्स में बहने लगा। इनमें से एक ट्रांजैक्शन $20 मिलियन की थी जो श्रीलंका के एक अकाउंट में जाना था। इतनी बड़ी रकम एक छोटी चैरिटी फाउंडेशन के लिए थी, लेकिन फेड को शक नहीं हुआ। उन्होंने दरखास्त मंजूर कर ली और पैसा जर्मनी के रास्ते श्रीलंका रवाना हो गया। लेकिन रास्ते में एक इंसानी गलती ने सारा खेल बदल दिया। अकाउंट के नाम में फाउंडेशन लिखते वक्त हैकर्स ने गलती से फाउंडेशन का लफ्ज मुकम्मल नहीं लिखा और फेड ने यह गलती नहीं पकड़ी, लेकिन जर्मनी के बैंक ने पकड़ ली जहां से ये ट्रांजैक्शन गुजर रही थी। जर्मनी के बैंक ने फेड को वापस लिखा कि कुछ गलत है। इसी वक्त न्यूयॉर्क फेड को एहसास हुआ कि उन्हें धोखा दिया गया है। उन्होंने फौरी तौर पर बांग्लादेश बैंक से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वहां जुमा था, बैंक बंद था और कोई फोन उठाने वाला नहीं था। $81 मिलियन ट्रांसफर हो चुके थे, लेकिन बाकी ट्रांजैक्शंस रोक दी गई। वहां सुबह 4 बजे हैकर्स ने अपना काम मुकम्मल किया और स्विफ्ट नेटवर्क से लॉग आउट हो गए। उनका मिलवेयर अब खामोशी से सिस्टम से तमाम शवाहिद मिटा रहा था। लेकिन यहां सवाल पैदा होता है कि क्या इतने बड़े बैंक में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जो इस चोरी को पकड़ सकता? बिल्कुल था। बांग्लादेश बैंक के दफ्तर के एक कोने में एक HP लेजरजेट प्रिंटर मौजूद था, जिसका काम तमाम स्विफ्ट ट्रांजैक्शंस को प्रिंट करना था। चाहे छठी हो या ना हो, ये प्रिंटर हर आने वाली ट्रांजैक्शन को प्रिंट करता था। लेकिन हैकर्स को इस प्रिंटर के बारे में भी इल्म था और उन्होंने इसे इस तरह हैक किया कि वो प्रिंट तो करे लेकिन सिर्फ खाली कागज निकाले। एक मुलाजिम को इस प्रिंटर की निगरानी के लिए मुकर्रर किया गया था, जिसे छठी के दिन भी आने वाली ट्रांजैक्शंस पर नजर रखनी थी। जब उसने खाली प्रिंट्स देखे तो उसने समझा कि कोई खराबी है
اور بغیر تحقیق کیے ہفتہ کے دن کام چھوڑ کر چلا گیا۔ ہفتہ کی صبح بنگلہ دیش بینک کے افسران کے لیے کسی تباہی سے کم نہیں تھی۔ ایک طرف پرنٹر خالی کاغذ نکال رہا تھا اور دوسری طرف سوئفٹ سسٹم بھی لاک تھا۔ جب کافی کوشش کے بعد سسٹم کھولا گیا تو عملے کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ ایک کے بعد ایک نیو یارک فیڈ کی طرف سے ریڈ فلیگز اور وارننگز آ رہی تھیں، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ ہیکرز نے کل 35 ریکویسٹس بھیجیں جن میں سے صرف 5 منظور ہوئیں۔ وہ ایک اسپیلنگ مسٹیک جس نے $20 ملین کو سری لنکا جانے سے روکا، اسی نے باقی $850 ملین کی ٹرانزیکشنز کو بھی مشکوک بنا دیا۔ لیکن وہ $81 ملین کا کیا ہوا جو فلپائن پہنچ چکے تھے؟ یہاں سے کہانی اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ہیکرز نے پہلے ہی اندازہ لگایا تھا، بنگلہ دیش بینک نے پیر سے پہلے فلپائن کو اسٹاپ پیمنٹ میسج بھیجا، لیکن وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ کیوں؟ کیونکہ پیر کو چائنیز نیو ایئر کی چھٹی تھی۔ جیسے ہی منگل کی صبح بینک کھلا، ان 5 اکاؤنٹ سے کیش نکال لیا گیا، اسی وقت جب انہوں نے سسٹم کھولنے کے بعد بنگلہ دیش کا سوئفٹ میسج دیکھا۔ یہاں سارا شک کے بینک مینیجر پر گیا کہ اس نے جان بوجھ کر سوئفٹ سسٹم کھولنے سے پہلے کیش نکلوا لیا، وہ بھی انہی 5 اکاؤنٹ سے جن میں پچھلے 1 سال سے کوئی ٹرانزیکشن نہیں ہوئی تھی۔ اس رقم کو وائٹ کرنے کے لیے منیلا کے بڑے کیسینوز کا سہارا لیا گیا۔ پیسے کو کیسینو چپس میں تبدیل کیا گیا اور پھر ہانگ کانگ بھیج دیا گیا۔ اس ڈکیتی کی خبر پوری دنیا میں پھیل گئی۔ گزشتہ چند سالوں میں کئی تحقیقات اور عدالتوں میں مقدمات چلے۔ تحقیقات کرنے والوں کو کہ بینک مینیجر پر شدید شک تھا، جس نے اسٹاپ پیمنٹ میسج کے باوجود کیش نکلوانے کی اجازت دی۔ بعد میں عدالت نے اس مینیجر کو مختلف منی لانڈرنگ کیسز میں قصوروار قرار دیا اور ہر کیس میں 7 سال قید کی سزا سنائی۔ آج اس واقعے کو 10 سال گزر چکے ہیں، لیکن نہ ہیکرز پکڑے گئے اور نہ ہی وہ $81 ملین واپس ملے۔ اس واقعے نے بنگلہ دیش نیشنل بینک کو ایک عجیب صورتحال میں ڈال دیا۔ ایک طرف وہ $81 ملین کے نقصان پر افسردہ تھا اور دوسری طرف وہ ایک اسپیلنگ مسٹیک کی وجہ سے $850 ملین بچ جانے پر خوش بھی تھا۔ مجھے امید ہے اب ڈیکوڈ ریئلٹی کی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ کے خوبصورت کمنٹس کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی زبردست ویڈیو میں۔